अब सीधे हम लोग चलते हैं लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, बाकी बीच के बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आ जाएगा, छूटेगा नहीं। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस, अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आता है टेस्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यही वो ऑर्गन है जहाँ पे मेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड देन पेनिस। तो ये सब वो स्ट्रक्चर हो गया जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और अगर कुछ कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करें, नहीं, जिसके सेक्रीशन से ओवरऑल स्पर्म को बोले तो मेल गेमेट को न्यूट्रिशन मिलता है, मोबिलिटी मिलता है, तो वो सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये तीन, काउपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है जो क्या करता है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें तो ये तो बोले कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं क्योंकि यही एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहेगा, यहीं पे गेमेट का फॉर्मेशन होगा। बॉडी से एक्सटर्नल पार्ट है और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, उसमें प्रेजेंट रहेगा। और टेस्टिस से अटैच्ड रहेगा एक ट्यूब जिसमें मतलब फॉर सम आवर्स, सम डेज, दिन तो ना, मतलब फॉर सम आवर्स स्पर्म, मतलब बोले तो मेल गेमेट को ही स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गेमेट को आगे पढ़ेंगे ओवम बोलेंगे। जो टेस्टिस ने फॉर्मेशन किया है वो उसमें फॉर सम आवर, पर्टिकुलर आवर इपिडिडाइमिस जिसमें स्टोर होता है, एंड थ्रू इपिडिडाइमिस वो चला जाता है वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस वही ट्यूब है जो एक पैसेज प्रोवाइड करता है इपिडिडाइमिस से स्पर्म चला जाए इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट एक छोटा सा डक्ट है, बहुत बड़ा डक्ट नहीं है, प्रोस्टेट रीजन में रहता है, मतलब जिधर प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है उस रीजन में रहता है। तो अब वास डिफरेंस से चला गया है स्पर्म कहाँ पे, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से आ जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा वो कॉमन पैसेज है जिससे स्पर्म भी पास करेगा, जिससे यूरिन भी पास करेगा। अगर हम लोग किडनी के बारे में बात करें, हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ रहे थे लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें भी आ रहा था यूरेथ्रा, मतलब यूरिन के पैसेज का मतलब वो भी पार्ट था। नहीं, तो यहाँ पर भी वही है कि वो कॉमन, इसलिए यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं उसको। यूरिन भी पास करेगा और जेनिटल मतलब वही गेमेट, स्पर्म भी पास करेगा। यूरेथ्रा और पेनिस वो पार्ट है जो यूरेथ्रा मतलब ये कॉमन पैसेज को होल्ड करता है, थ्रू विच स्पर्म इजैकुलेट होता है, मतलब डिस्चार्ज होता है आउटसाइड द बॉडी। अब अगर ये सब में हम तीनों ग्लैंड के बारे में बात करें तो एक साथ ही बोल देते हैं, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड। इन ग्लैंड है सेक्रीशन करेगा, ग्लैंड पर्टिकुलराइज सेक्रीशन के लिए ही स्पेसिफिक रहता है, उसको सेक्रीशन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। नहीं, तो ग्लैंड का काम ये है कि उनसे जो सेक्रीशन निकलता है वो सेक्रीशन स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब जिससे उसका फ्लो करने का स्पीड बढ़ जाएगा, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो स्पर्म सेल्स हेल्दी रहे। ठीक है, तो मोबिलिटी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये तीनों ग्लैंड का सेक्रीशन। शुरू में जब टेस्टिस से रिलीज हुआ, इपिडिडाइमिस से आगे बढ़ा, तब तो हम लोग स्पर्म ही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज होगा उस समय सिर्फ स्पर्म नहीं, उसको हम लोग बोलेंगे सीमेन, क्योंकि अब वो डिस्चार्ज के बाद सिर्फ स्पर्म नहीं रहता है, वो स्पर्म तो रहबे करेगा, मेल गेमेट तो रहबे करेगा, उसके साथ साथ उसमें ये तीनों ग्लैंड का सेक्रीशन भी मिक्स रहता है। तो अब उस समय उसको मतलब बोलो कि सेमिनल वेसाइकल्स का सेक्रीशन सेमिनल फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर सेमिनल वेसाइकल्स का सेक्रीशन मतलब सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल देंगे हम लोग सीमेन। तो डिस्चार्ज सिर्फ स्पर्म नहीं सीमेन होता है, ये बात हमेशा याद रखना है सब। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना बात लिख लिया जाए।
तो देख रहे थे लोग इपिडिडाइमिस में, ठीक है। बात समझो, हम लोग इपिडिडाइमिस में क्या देखें कि देखो, इट स्टोर द स्पर्म फॉर सम आवर्स, इट इज अटैच्ड विद टेस्टिस एंड प्रोवाइड पैसेज टू स्पर्म टू गो फ्रॉम टेस्टिस टू वास डिफरेंस। स्पर्म बना कहाँ पे? टेस्टिस में। अब टेस्टिस हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो इसलिए कि यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो स्पर्म उसमें बना, उसमें ट्यूब अटैच्ड है जिसको बोल रहे हैं हम लोग इपिडिडाइमिस। अब टेस्टिस से इपिडिडाइमिस से होते हुए जाना है उसको वास डिफरेंस में। तो ये पैस स्टोर तो स्पर्म को इपिडिडाइमिस करबे करता है, साथ में ये पैसेज भी प्रोवाइड करता है, स्पर्म टेस्टिस से होते हुए वास डिफरेंस तक जाए। तो ये हो गया कौन सा पार्ट हमारा? इपिडिडाइमिस, ठीक है। वास डिफरेंस, इपिडिडाइमिस से जस्ट जाएगा वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस के बाद जो छोटा सा ट्यूब है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस, इट इज आल्सो अ ट्यूब दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम इपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब इपिडिडाइमिस से स्पर्म गया कहाँ पे? वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये भी ये हल्का सा लॉन्ग ट्यूब है जिसमें स्पर्म इपिडिडाइमिस वास डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट तक जाता है। अब आ जाओ इजैकुलेटरी डक्ट, ये इट इज आल्सो अ थिन एंड स्मॉल ट्यूब। ये बड़ा ट्यूब नहीं, छोटा सा ट्यूब है, दैट इज प्रेजेंट नियर द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के पास प्रेजेंट रहेगा, और ये पैसेज देगा कि स्पर्म कहाँ से? वास डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा में जाए, उसके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। अब बात समझो, यहां तक तो ठीक है, भले ही आगे हम स्पर्म लिखे हैं, लेकिन इतना जान लो कि अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाद अगर प्रोस्टेट सेमिनल वेसाइकल्स, ये इधर है, सेमिनल वेसाइकल्स इधर ही होता है। अब सेमिनल वेसाइकल्स सेक्रेट करेगा सेमिनल प्लाज्मा, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मोबिलिटी को बढ़ा देगा। तो अब यूरेथ्रा में सेमिनल प्लाज्मा के साथ, मतलब स्पर्म के साथ मिल गया सेमिनल प्लाज्मा, जो कि सेमिनल वेसाइकल से रिलीज हुआ है। अब ये दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे? सीमेन। तो अब इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में जो जाएगा वो क्या होगा? सीमेन। ये बात समझ लेना है, भले हम इसमें अभी लिख पहले रहते हैं तो स्पर्म वर्ड यूज किया है, लेकिन ये समझ लेना कि क्या यूज होगा? सीमेन, ठीक है। Urethra, it is a common duct that discharge both sperm and urine outside the body. यूरेथ्रा से ही निकलता है, या चाहे यूरिन हो तो, चाहे स्पर्म हो तो। एक कॉमन डक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। इसको बोलेंगे यूरेथ्रा को, यूरिन भी और जेनिटल भी। नेक्स्ट, पेनिस, दिस इज द ऑर्गन। अगर हम यूरेथ्रा के बारे में बात कर रहे हैं, यूरेथ्रा जो ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है वो हो गया पेनिस। और ये तो पता ही है कि यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन और स्पर्म बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होता है, इजैकुलेट होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ ये पार्ट ऑर्गन है, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उनका अपना अपना सेक्रीशन है, और वो सेक्रीशंस का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। तो ग्लैंड कौन कौन से है? सेमिनल वेसाइकल्स एक पेयर होता है, काउपस ग्लैंड भी एक पेयर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक एक होता है, पेयर में नहीं होगा। तो सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्लैंड एक साथ ही लिख दिए हैं कि देयर सेक्रीशन प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड मोबिलिटी टू स्पर्म। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म सेल हेल्दी रहे, नहीं, और वो सीमेन वुमेन वो सब मिलके उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ताकि फ्लो करने का स्पीड ठीक ठाक रहे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब एक परफेक्ट मोबिलिटी, हेल्दी स्पर्म भी चाहिए, और एक परफेक्ट मोटिलिटी भी चाहिए, ताकि जाके ओवम को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये तीनों का ये काम है। हालांकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और डिस्टल वो भी वही काम करेगा न्यूट्रिशन और मोबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ध्यान से देखो, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, बस ये मेन सेल बॉडी हो गया। अब उसके अंदर में ये परफेक्ट न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि गैमेट सेल है, और गैमेट सेल हैप्लोइड होता है, तो ये कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं। समझ में आ रहा ना? ये क्या है? प्रोन्यूक्लियस। समझ आ रहा है? तो ये हो गया प्रोन्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और ये सामने में रहता है एक्रोजोम, इसका अपना फंक्शन है, हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एक्रोजोम का जो ये एक्रोजोम में प्रेजेंट रहता है लाइसोसोमल एंजाइम। वो जो लाइसोसोम का एंजाइम है जो डाइजेस्ट करने का काम होता है, जब स्पर्म जाके हिट करता है ओवम को, तो ओवम के जो आउटर मोस्ट हार्ड कवरिंग है, वो हार्ड कवरिंग को क्या करता है कि एक्रोजोम डाइजेस्ट करता है, ताकि रास्ता मिल सके इसके प्रोन्यूक्लियस को, फीमेल प्रोन्यूक्लियस से। तो ओवम के प्रोन्यूक्लियस से मिलेगा, तो
हैप्लोइड हैप्लोइड मिलके डाइप्लोइड, एक यूनिसेलुलर डाइप्लोइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये एक्रोजोम इसके लिए क्या होता है कि इंपॉर्टेंट होता है हार्ड कवरिंग को डाइजेस्ट करने के लिए। ये लाइसोसोमल एंजाइम ही है। चलो ये हो गया प्रोन्यूक्लियस, इधर तो साइटोप्लाज्म वगैरह रहेगा ही। ये हो गया नेक, मिडिल पीस, इसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा एनर्जी उतना ज्यादा। माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता एनर्जी, समझ में आ रहा है? मतलब एनर्जी रिलीफ पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, और वहां पे एटीपी के फॉर्म में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, ठीक। और ये हो गया टेल। टेल लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब मूवमेंट में क्या करता है कि स्पर्म का हेल्प करता है। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग यहाँ पे देखे लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हो ही गया। अब देखें किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव। तो ये पूरा ओवरऑल क्वेश्चन में कभी कभी आता भी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और लेबलिंग भी करना है, मतलब नाम भी लिखना है। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम हो गया किस चीज का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ध्यान से बात समझो, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक पेयर ओवरीज हो गया, और ये हो गया ओविडक्ट जिसको फलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और ये फिम्बरी से फलोपियन ट्यूब ओवरी से अटैच रखता है। ओवरी जब ओवुलेशन करेगा, ओवरी क्या एग को रिलीज करेगा, ओवम ही है ना फीमेल गैमेट, तो वो रिलीज करेगा इसमें। बात समझ आ रहा है? ओवरी ओविडक्ट में ओवम को रिलीज करेगा और थ्रू पैसेज ये ओवम क्या हुआ कि ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब अबव सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट में जाएगा। ये हो गया हमारा यूटेरस, जहाँ पे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, बोले तो बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स हो गया। ये ब्लड वेसल्स में हम लोग तीन एरिया देखते हैं। एक जो सबसे अंदर वाला है टुवर्ड्स यूटेरस, इसको बोलते हैं इंडोमेटेरियम, मतलब ये लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है टुवर्ड्स यूटेरस इंडोमेट्रियम, बीच वाला को बोलेंगे हम लोग मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, पेरीमेट्रियम। ये यूटेरस हो गया, इधर से वैसे ही ये भी हो गया ओवरी, और ये भी हो गया, सब सेम है। ये पैसेज है थ्रू विच स्पर्म, अगर यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, ओवम आया, तो ये ओवम आया अपर सेक्शन ऑफ ओविडक्ट में, तो ये पैसेज है जिसके थ्रू यूटेरस से होते हुए स्पर्म गया और फ्यूज होता है ओवम से, और यहाँ पे क्या होगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये वजाइना, सर्विक्स, ये सब यूटेरस पैसेज प्रोवाइड करता है फ्लो करने के लिए, किसको, स्पर्म को, ठीक है। बाकी आइदर साइड ऑफ वजाइना एक ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग देख रहे थे लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर डिफरेंट ऑर्गन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है क्या, ओवरी। ये एनालॉगस है टेस्टिस से। मेल में जैसे टेस्टिस का काम है वो मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन जिसको एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, हार्मोन को सेक्रेट करना, मेल गैमेट को सेक्रेट करना जिसको स्पर्म बोलते हैं, वही काम है यहाँ पे ओवरी का। वैसे ही यूटेरस के दोनों साइड में, आइदर साइड मतलब दोनों साइड में एक पेयर, मतलब एगो इधर और एगो इधर, ओवरी प्रेजेंट रहेगा, और वो ओवरी का काम है हार्मोन्स रिलीज करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को, मेंस्ट्रुएशन को, वो फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ ओवम, फीमेल गैमेट को, ये सब को देखने के लिए। तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ओवरी। कल इसके बारे में थोड़ा देखे थे लोग। ओवरी अटैच्ड रहता है किस चीज से, ओविडक्ट से, फिम्बरी से, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कल हम लोग फोटो बनाए थे लोग, तो ये ऐसे करे कुछ था, ये इधर ओवरी था और ये इधर फैलोपियन ट्यूब था, और यहाँ से क्या था कि ये अटैच था। तो ये वाला पोर्शन हो गया हमारा क्या, ओवरी, और ये हो गया हमारा ओविडक्ट। ओविडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और ये फैलोपियन ट्यूब से ये जो पार्ट है जिसको बोल रहे हैं फिम्बरी, यही ना फिम्बरी, ये फिम्बरी से फैलोपियन ट्यूब अटैच्ड रहता है किससे, ओवरी से, और यहाँ पे लिगामेंट है जो ओवरी को यूटेरस के वाल से पकड़ ले रहता है, होल्ड किए हुए रहता है, ठीक है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड इन ओविडक्ट इज नोन एज ओवुलेशन। ओवरी का काम है ओवम को रिलीज करना, तो ये जो ओवरी से ओवम को ओविडक्ट में रिलीज करता है, तो ये प्रोसेस जिसमें ये रिलीज करता है, तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इन ओविडक्ट इज नोन एज ओवुलेशन।
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवुलेशन। फलोपियन ट्यूब, यही वाला ना है फलोपियन ट्यूब। अब इसमें देखो फलोपियन ट्यूब एगो लंबा सा ट्रैक्ट है, ट्यूब है। इसमें होगा क्या? दो काम। एक तो ओवम, ओवरी से ओवम रिलीज होके आएगा कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। इसका इनर वाल सिलिएटेड रहता है, मतलब स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो टिश्यू में पढ़े थे, सिलिएटेड इपिथेलियम। तो वो सिलिया अब इस ओवम को क्या करेगा कि अपर हाफ में लेकर जाएगा। अब ये ओवम जो रिलीज हुआ ओवरी से ओविडक्ट में, सिलिया से मदद से ये मूव करके अपर हाफ पोर्शन में आया और यहाँ पे आके रुक गया। कौन? ओवम। अब इधर से स्पर्म आएगा, ये ओविडक्ट यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट में आया स्पर्म, और ये स्पर्म फ्यूज होगा कहाँ पर? ओविडक्ट में ओवम से। और यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें स्पर्म फ्यूज होता है ओवम से और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, द कंप्लीट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म का ओवम से फ्यूज होना, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये सब कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में ही होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा ओविडक्ट मतलब फलोपियन ट्यूब। ठीक है, वही बात लिखा है यहाँ पे कि फ्यूजन ऑफ ओवम विद स्पर्म टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट इन अपर हाफ पार्ट, मतलब आधा से ऊपर वाला पार्ट में, क्योंकि ओवम सिलिया इसको ऊपर लेके चला जाता है, अपर हाफ पोर्शन में लेकर चला जाएगा। अब उसके बाद यूटेरस। अब यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर डाइप्लोइड स्ट्रक्चर। मेल गैमेट हैप्लोइड, फीमेल गैमेट हैप्लोइड, दोनों फ्यूज करेगा तो क्या हो गया? डाइप्लोइड। तो ये एक डाइप्लोइड स्ट्रक्चर हो गया। सुन रहे सब? अब ये यूनिसेलुलर है। अब इस जाइगोट में डिवीजन होगा और ग्रोथ होगा। डिवीजन के मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, मतलब अब ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर से इसके अंदर में बहुत ज्यादा सेल आ जाएगा, ये मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, मतलब एक से ज्यादा सेल ग्रो भी करेगा। ठीक है, तो अब जाइगोट के बाद जब ये मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल बन जाता है, तो जाइगोट के बाद उस स्टेज को बोलते हैं हम लोग इम्ब्रायो। क्या बोलेंगे? इम्ब्रायो। अब ये इधर मूव करते रहेगा और ग्रोथ एंड डिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो अब ये इम्ब्रायो फर्दर इधर आया और ये आ जाता है कहाँ पे? यूटेरस में। ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यूटेरस। समझ में रहा है? अब ये इम्ब्रायो, अब यहाँ पे होता है क्या? ब्लड वेसल्स। सुन रहा है सब? अब ये ब्लड वेसल्स बढ़ता जाएगा और ये पूरा ब्लड वेसल्स, ये फंडस के भी ब्लड वेसल्स पूरा बढ़ता जाएगा, और ये इम्ब्रायो का तो डिवीजन ग्रोथ होते रहेगा, मतलब और ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेगा। उसके अंदर में फिर से बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब अब ये यहाँ पे आने के बाद ये क्या हुआ कि ये वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में कंप्लीटली सेटल, कंप्लीटली इम्बेडेड, कंप्लीटली धंस जाएगा कुछ इस तरह से। इसके चारों तरफ से इसको क्या करेगा? कवर कर लेगा क्या? ब्लड वेसल्स का वॉल, जो कि यूटेरस के साइड वगैरह में रहता है। इस सब इसको कंप्लीटली क्या करेगा कि कवर कर लेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब इम्ब्रायो का ओविडक्ट्स में से मतलब इम्ब्रायो का ओविडक्ट से यूटेरस में आना और यूटेरस में कंप्लीटली ब्लड वेसल्स में इम्बेडेड होके यूटेरस में फुल्ली सेटल्ड हो जाना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन के बाद अब ये इम्ब्रायो आराम से इसमें क्या करेगा कि डेवलप करेगा। अब इम्ब्रायो से फिटस बनेगा, मतलब अब उसमें बॉडी ऑर्गन्स वगैरह का फॉर्मेशन होने लगेगा, और जैसे ही ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा उसके बाद ये क्या होगा कि अब आगे वही देखते हैं। ये तो यूटेरस हो गया। तो यूटेरस का हम लोग काम देख ले लो कि ये वो रीजन है जहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रायो का होता है। ठीक है, अब उसके बाद वाला ये जो नैरो वाला पोर्शन सर्विक्स, उसके बाद वजाइना, ये पैसेज प्रोवाइड करता है दो टाइम। एक टाइम जब ये स्पर्म इस पैसेज से मूव करके आता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए तब, और दूसरा जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके जब पार्चुरेशन होता है, जब डिलीवरी होता है, तो इसके डिलीवरी के टाइम पे। तो इसका सर्विक्स और वाजाइना का काम है पैसेज प्रोवाइड करना फॉर स्पर्म ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, और या तो इसके पैसेज प्रोवाइड करना ताकि डिलीवरी हो सके, पार्चुरेशन हो सके। तो ये काम है सर्विक्स और वाजाइना का। अब वाजाइना के दोनों साइड में एक पेयर ग्लैंड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। देखो मेल रिप्रोडक्टिव में
वो जो काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम होता है कि वो क्या करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है, और स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली वही काम होता है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होता है, ये बार्थोलिन ग्लैंड है, ये भी वही काम करता है, न्यूट्रिशन करेगा, मोबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, इसका भी काम क्या है कि वही है। ठीक है, अब टेस्टिस में अगर अब हार्मोनल नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो टेस्टिस सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस क्या सेक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड्रोजन दैट रेगुलेट मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। इवन कोई भी आदमी में, तो कोई भी एनिमल्स में अगर हम मेल की बात करें, उसके में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो अपीयर होता है वो भी इसी हार्मोन्स के चलते होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, तो इसको एंड्रोजन भी बोलेंगे। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, उसके सेल्स क्या करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करे, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो ये मेल में कौन सा हार्मोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। वही काम ओवरी में कौन करता है, इस्ट्रोजन। और इस्ट्रोजन के अलावा ओवरी एक और एडिशनल हार्मोन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। अब इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दैट रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा कि रेगुलेट करेगा। साथ साथ मेंस्ट्रुएशन, अब उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो मेंस्ट्रुएशन का रेगुलेशन भी पर मंथ इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही रेगुलेट करता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक दो हार्मोन है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एलएच और एफएसएच भी इसके साथ along with cooperation of estrogen and progesterone, LH और FSH ये सब मिलके वो भी मेंस्ट्रुएशन को क्या करता है कि रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, मेंस्ट्रुएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अब ओवरी है तो ओवम का फॉर्मेशन करेगा, तो ओवरी का सेल्स ओवम का फॉर्मेशन करे। और गेमेटोजेनेसिस, ओवम बन गया, गेमेट बन गया, उसके बाद मतलब ओवम के फॉर्मेशन के बाद ओवम को रिलीज करे टाइमली, मतलब ओवम से ओवम अब ओवरी से आ जाए ओविडक्ट में। तो ये सब काम किसका देखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। इनफैक्ट सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी रेगुलेट करता है कि आफ्टर डिलीवरी मेमोरी ग्लैंड मिल्क का सेक्रेशन करे, ताकि वो बेबी का फीडिंग हो पाए। मतलब उसके बेबी के जो यंग वंस, जो ये यंग इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है, उसके न्यूट्रिशन के पर्पज से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को मिल्क के सेक्रेशन के लिए। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट काम है, फंक्शन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग देख लिए उस कंडीशन में जब जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, समझ में आ रहा है ना, और कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी हो जाएगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे लोग, अगर जाइगोट का सॉरी ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए तब क्या, देखो होता ये है कि इधर तो पूरा ब्लड वेसल्स है, अभी मतलब यूटेरस का पूरा इधर ब्लड वेसल्स है, अभी पूरा ये ग्रो नहीं किया है। जैसे जैसे ये इधर फर्टिलाइजेशन के बाद सब एकदम स्टिमुलेट हो जाता है, और ये जैसे जैसे नीचे आएगा इसको इम्प्लांट करेगा, इम्प्लांटेशन के बाद और ज्यादा ब्लड वेसल्स बढ़ जाता है, ताकि चूंकि वो कंप्लीटली उसमें क्या हो कि इम्बेडेड हो जाए। ठीक है, मतलब इम्प्लांटेशन के बाद अब अगर ये ओवम ये तो रिलीज होके आ गया ओविडक्ट में, ये अपर हाफ में भी आ गया, लेकिन अगर स्पर्म ना आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओवम वैसा ही क्या वैसा ही रह गया। होता क्या कि ईच मंथ ओवम जो अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग और ये पूरा ब्लड वेसल्स सब एक साथ क्या होता है कि रप्चर होके टूट के, और फिर ये क्या होता है कि थ्रू वजाइना ये पैसेज ये भी काम करेगा, उसी इसके पैसेज के भी काम करेगा, तो थ्रू वजाइना ये पूरा क्या होता है कि बॉडी से बाहर आ जाता है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, मतलब द ऑनसेट ऑफ blood vessels of uterus fundus along with unfertilized egg is known as menstruation। और ये साइकिल कंटिन्यूअसली मतलब रेगुलरली हर मंथ होना है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल।
ठीक है, मतलब एवरी 28th डे पर। अब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ऐसे स्टिमुलेशन है, मतलब ऐसे है कि एवरी 28th डे। अब ये पूरा 28th डे के बारे में बात करें, देखो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मतलब वो शुरू होता है, ये फीमेल प्रोसेस है, तो वो शुरू होता है मतलब 10-12 साल के एज में, अप्रोक्स 12 साल के एज में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जिस दिन किसी भी फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा उसको बोलते हैं मेनार, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे लोग मीनार। अब बात समझो, अब फर्स्ट, अब हर एक प्रोसेस में से होगा फर्स्ट डे के बाद जैसे मीनार्क हुआ, बात समझो, मतलब ये पूरा ओवरी ये सब ऑनसेट हो गया ब्लड वेसल्स का। अब मीनार्क के बाद मतलब आइए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन बिटवीन 12 to 14 डेज, कहीं कहीं 15 डेज, एक दिन इस मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से 1 से 12 से 15 दिन के बीच में ओवरी से क्या हुआ कि रिलीज होगा ओवम का, ओवरी से ओविडक्ट में। समझ में आ रहा है, मैंने बिटवीन 12 to 15 डेज, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि मतलब ये फिर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक, आफ्टर 22 डेज अब ये ओवरी क्या हुआ कि मतलब ये डीनेचर होने लगेगा, मतलब उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी क्या होगा कि कम होने लगेगा। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम होने का मतलब अगर मतलब इसका जो नेचर है कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट का फॉर्मेशन हो, तो वो सब उसका कैपेसिटी क्या होगा कि धीरे धीरे लूज करने लगेगा। मतलब ये आफ्टर मतलब जब ओवम रिलीज हुआ और वहां से लेकर और 21 दिन 22 दिन यहाँ तक वो मतलब उसके पास पूरा फुल कैपेसिटी रहेगा, या अगर कोई स्पर्म आया इफेक्टिव तो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये डीनेचर होने लगेगा और फिर कम होते 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 फिर जैसे ही 28th डे आया तो 28th डे के बाद फिर से क्या हुआ कि ये सब बाहर निकल जाएगा। और ये कंटिन्यूअसली 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलता है और फिर उसके बाद से जो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन ओवर होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, उसके बाद से फिर क्या हुआ कि आफ्टर मतलब कंप्लीट होने के बाद फिर से क्या हुआ कि ये फंडस यूटेरस फिर से ब्लड वेसल्स का लाइनिंग क्या करेगा कि बनाने लगेगा। फिर वहीं का 12 दिन से 15 दिन के बीच में ओवुलेशन होना, फिर यहाँ पे जाना, फिर डीनेचर होना, फिर 28वें दिन फिर ये सब क्या हुआ कि बाहर निकल जाना, फिर खाली हो गया। और फिर क्या होगा कि फिर वैसे ही जैसे ही कंप्लीट ऑन सेट हो जाएगा फिर से ये काम करना, मतलब ये चीज हमेशा क्या होता है कि चलता रहता है। जैसे ही बीच में एग फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगा कि एकदम रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जब तक अप टू प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या रहेगा कि अरेस्ट रहेगा, मतलब वो आगे नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग को देखना है अब मेंस्ट्रुएशन के बारे में। इतना लिख लिया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में। इट इज द इवेंट ऑफ ऑनसेट क्या मतलब वही रप्चर होना, टूटना, बाहर निकलना, ऑनसेट ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ यूटेरस along with unfertilized egg through vagina। ये एक प्रोसेस है। अच्छा, ये होगा कब? जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब, या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब। तो अगर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड वेसल्स अलॉन्ग विथ अनफर्टिलाइज्ड एग रप्चर होके क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। दिस प्रोसेस ऑकर आफ्टर ईच 28th डे, तब कहना यही है कि 1 महीना 28th डे विद इन 3 to 5 डेज। ये प्रोसेस मतलब हर एक रिपीट होता है, मतलब ईच मंथ रिपीट होगा, हर एक 28th डे पे क्या होगा कि रिपीट होगा, और ये चलता है 3 से 5 दिन तक लगातार। लड़का में इसीलिए हम लोग बोलते हैं टेस्ट मैच, 5 दिन के लिए चलता है इसीलिए। तो विद इन 3 to 5 डेज, हेंस इट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। साइकिल का मतलब वो चीज जो हमेशा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, ठीक है। इट स्टार्ट्स इन एवरी फीमेल फ्रॉम 10 to 12 ईयर्स। हालांकि डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन, बहुत सारा चीज, ये स्टार्ट होने का फीमेल में एज वेरी कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब ये अप्रॉक्स है कि 10 से 12 साल में क्या होगा कि शुरू हो जाएगा एंड एंड्स अप टू 45 ईयर्स
अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स 45 साल ये भी डिपेंड करता है कि कब खत्म हो रहा है, कब एंड कर रहा है। ये भी न्यूट्रिशन, बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी, नहीं हार्मोनल नेचर, बहुत सारा चीज पे ये भी डिपेंड करता है। तो ये अप्रॉक्स है कि 45 साल 50 साल तक क्या होता है कि खत्म हो जाता है। तो उसके बाद से ओवुलेशन, मेंस्ट्रुएशन, ये सब प्रोसेस क्या हुआ कि बंद हो जाएगा। ठीक है। The very first menstruation in female is known as menarche। सबसे पहले बार मतलब फर्स्ट टाइम फीमेल में जो menstruation होता है उसको क्या बोलते हैं, menarche। और menarche होने का मतलब है किसी भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गया। रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होने का मतलब कि अब उसका ओवरी गेमेटोजेनेसिस करेगा, तो गेमेट का फॉर्मेशन करेगा जो कि रुका रहता है, और उसके बाद से ओवुलेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है। नहीं मतलब मेनार्क किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ के इनिशिएशन का एक साइन है। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव लाइफ चलेगा फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज। मतलब समझ में आ रहा है ना, मेनोपॉज हो गया वही तो बात याद है। द वेरी लास्ट मेंस्ट्रुएशन, जो सबसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन है इन फीमेल, इज नोन एज मेनोपॉज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेनोपॉज, PAUSE, मेनोपॉज। इट शोज द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल। और मेनोपॉज का मतलब क्या हुआ, किसी भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड हो गया। एंड का मतलब अब गेमेटोजेनेसिस होना, ओवुलेशन होना, मतलब फर्टिलाइजेशन होना, अब ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं होगा, क्योंकि ओवम जब रिलीज ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये सब होने का कोई भी चांस नहीं है। उसके बाद से मेनोपॉज के बाद से अब ईच मंथ ये साइकिल मेंस्ट्रुएशन वगैरह होने वाला नहीं है। मतलब इसके बाद कोई भी फीमेल वो क्या बोलते हैं अपने मैटरनिटी का कैपेबिलिटी को यूज कर देता है परमानेंटली के लिए, तब अब वो माँ नहीं बन सकती है। When a female's ovum get fertilized, ये सब होगा कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब। और जैसे ही फीमेल का ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया, देन हर मेंस्ट्रुएशन गेट अरेस्टेड। तब उस उतना दिन के लिए, मतलब फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड बर्थ, तब तक के लिए क्या हुआ कि मेंस्ट्रुएशन अरेस्टेड रहेगा, मतलब वो रुका हुआ रहेगा। हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा नहीं, रुक जाएगा। पॉज्ड अप टू पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ। अच्छा, ये जो पूरा बिहेवियर है मेंस्ट्रुएशन का और ईच मंथ होने का, ये कंट्रोल होता है LH हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होता है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन क्या करता है कि ये मेंस्ट्रुअल बिहेवियर इसको कंट्रोल करता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सिर्फ मेंस्ट्रुअल बिहेवियर को ना, ये दोनों तो वो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, पूरा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में, ये सब को क्या करता है कि रेगुलेट करता है। ठीक।